जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिए। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है किसको? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें होता है? इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, इनमें कौन पिछड़ा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा? बिहार होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत में विकास परिषद गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था किसने? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? किसको? भारत को कहा जाता है। किसको? भारत को। भारत अंग्रेजों का गुलाम था कितने दिनों तक? तो 200 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी। कोयला किस तरह का संसाधन है? तो वो है अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर बी में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कब? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी का। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शमशेर। कौन है? शमशेर। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? तो वो थे सुंदर लाल बहुगुणा। उन्हीं के नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। अब देखिए, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन कौन है? तो वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जिमरमैन। ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका में। फिर है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है तो वो होता है 200 NM। फिर देखो, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप। ऑप्शन नंबर सी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये था कार्बोनारी से। किससे? कार्बोनारी से। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी बुर्बो वंश के। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो वो कौन था? सबसे ज़्यादा था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। 23 देखिए, काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किया था कितना? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी। जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो ये था कौन? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। कौन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो दोस्तों, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो वो है बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 32, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो वो था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। यंग यूरोप का गठन किसने किया था? तो यंग यूरोप कौन? मेजनी ने किया था। फिर देखिए, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब की? तो 1831 ईस्वी में। किसमें? 1831 में। यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन, इसमें जवाब होना चाहिए क्या? मेजनी। कौन होना चाहिए? हाँ, मेजनी।
ये होना चाहिए था, ठीक ना। फिर देखिए आगे, देखिए प्रकाश, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। प्रकाश डॉट डॉट रेखा में गमन करता है तो ये सरल रेखा, ऑप्शन नंबर कौन, बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वो है कौन, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब को। किस दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो होता है कौन, समतल दर्पण। लेकिन अवतल और उत्तल में क्या होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है। 42 नंबर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, तो ए बराबर r/2, ऑप्शन नंबर ए। यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो सबसे पहले बात कि उत्तल दर्पण है तो वो प्लस में होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी और ए, ये दोनों में से कोई एक हुआ तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको, ये क्या हो जाता है कि एफ का मान दिया है तो एफ डबल हो जाएगा, अगर आर दिया रहता तो आधी हो जाती। तो दोस्तों इसका हो जाएगा प्लस 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। मोटर वाहन के चालक के सामने लगा रहता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। फिर देखिए गाड़ी के पीछे देखने के साइड मिरर के रूप में क्या होता है, उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद है इनमें कौन पारभाषक है, मतलब वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आराम से आर पार कर जाए, तो हो जाएगा हवा, क्या हो जाएगा, हवा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो देखो इसमें ऑप्शन क्या है, टॉर्च लाइट, विद्युत बल्ब में, हेडलाइट में, मतलब इनमें सभी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वपेशी के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल तथा खनिज लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो और दिया है ऑप्शन नंबर डी में इनमें सभी, तो सब चाहिए, उसको तो सब चाहिए। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो इसमें होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, हरिपति, क्या होना चाहिए, हरिपति। तो आपको ध्यान देना है कि बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी होता है, क्या होता है, गलत भी होता है, तो यहाँ पर होना चाहिए हरिपति, क्या प्रकाश संश्लेषी अंगक है, और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। 52 देखिए, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, तो कौन, कूटपाद, ऑप्शन नंबर ए। ग्रहणी भाग है किसका, तो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में कौन बनता है, तो उत्पाद के रूप में बनता है कौन, ऑक्सीजन। और मेन प्रोडक्ट जो होता है, मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज, लेकिन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो होता है मुख गुहा से, कहाँ से, मुख गुहा से। 56 देखिए, क्लोरोफिल वर्ण कहाँ पाया जाता है, तो हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों में। 57 देखिए, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, यहाँ पर क्या है, होता है, टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत है इधर। गोबर छत्ता क्या, मृत जीवी, क्या हो गया, मृत जीवी, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के जीभ पर पाई जाने वाली रुखरी संरचना क्या कहते हैं, स्वाद कली, क्या कहते हैं, स्वाद कली। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है, लीवर, इसी से पित्त रस का स्राव होता है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो वो होती है दोस्तों, कहाँ पर पूर्ण होती है, छोटी आंत में, कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में।
आगे प्रश्न देखा जाए, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन परपोषी पौधा है? तो वो क्या हो जाएगा? अमरबेल। अमरबेल में दोस्तों न जड़ होती है, न पत्ती होती है, कुछ नहीं होती है, तो क्लोरोफिल होगा नहीं, तो फिर कैसे होगा क्या प्रकाश संश्लेषण? इसलिए अमरबेल परपोषी है। निम्न में कौन निष्क्रिय गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या इनमें सभी? तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो भाई सोडियम जब है तो परमाणु संख्या 11 है। यही जब क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जब ये आयन बन जाता है तो इसके पास कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसका आंसर क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑप्शन में कहीं नहीं है, मतलब 10 होगा। जानकारी के लिए आपको फिर देखें 66, क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? तो क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 7 होती है। वो इसलिए जो होती क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17 है। कितनी है? 17 है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा तो 2, 8, 7, तो लास्ट में कितना हुआ? 7 हुआ। इसीलिए क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा? तो मैग्नीशियम का 12 परमाणु संख्या है, तो 2, 8, 10 और 2, 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम का देखिए, आयन मैग्नीशियम आयन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए मैग्नीशियम क्या है, इसकी परमाणु संख्या है 12। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया नियॉन की तरह होने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया, प्रोटॉन त्याग नहीं किया, इसलिए इसकी जितनी परमाणु संख्या थी उतने ही इसमें क्या हो जाएगी? प्रोटॉन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी। सबसे हल्का गैस कौन है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। किसी अभिक्रिया में सरल यौगिक के रूप में प्राप्त होती है, तो सरल यौगिक किस में हो गया? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। आयनों का आदान प्रदान होता है किस में? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में। एक बारह यौगिक छोटे छोटे तत्व या सरल यौगिक में किस अभिक्रिया में टूटते हैं? तो अपघटन अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में जाहिर सी बात है परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 76 देखिए, निम्न में कौन आवेशहीन कण है? मतलब जिस पर कोई भी चार्ज न होता है, न प्लस होता है न माइनस होता है, तो वो क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। सी। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं होता है। परमाणु के नाभिक के कक्षा के बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हाँ, इनमें कौन धनावेशित कण है? तो कौन होगा? प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी। 79 कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी? 20 है। कितनी है? 20 है। अब देखिए 225 और 135 जब इसको सोल्व करिएगा ना तो इसका HCF क्या निकल जाएगा? 45, 45 निकल जाएगा। भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। ये फार्मूला है। यदि A बराबर BQ प्लस R तब कौन सत्य होगा? तो देखो जी, इसका ऑप्शन नंबर सी है, 0 <= R <B। क्या हो जाएगा? ये। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन है? 2 है। अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? तो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। फिर देखिए 26 और 91 का HCF अगर 13 हो तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो इसका कितना हो जाएगा? 182। निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखो 6/15, 7/80, 15/1600, ये तीनों का दशमलव प्रसार शांत होगा जब निकालोगे तो, और इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 1.05 रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखे, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो 19/18 आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर होगा।
88 देखिए 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए 3 तिहाई 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 दूना 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। अब देखिए प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन n+1/2, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि यदि n एक अभाज्य संख्या हो तो रूट n क्या होगा, तो अभाज्य संख्या पर रूट चलेगा तो किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात वो अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। 92 देखिए यदि p एक प्राकृत संख्या है तो रूट p एक संख्या होगी। तो देखिए प्राकृत संख्या में सभी प्रकार की संख्या आ जाएगी, यदि 4 रूट में रखते हो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, कोई 5 रखिएगा तो नहीं निकलेगा, 3 रखिएगा तो नहीं निकलेगा, कभी वर्गमूल निकलेगा कभी वर्गमूल ना निकलेगा। जब वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय संख्या, वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या, इसलिए कभी परिमेय कभी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। 7/8 का दशमलव प्रसार, देखिए 4 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 2 2, जब 2 या 5 रहता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है, ऑप्शन नंबर ए। HCF इंटू LCM बराबर होता है a गुना b या संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में जब लिखिएगा तो 134/100 कट के 67/50 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, देखिए जब डॉट डॉट में रहता है वो कटा हुआ नहीं रहता है, देखिए 0.33, इसका मतलब अनगिनत 3 आएगा। डॉट डॉट में जब रहेगा तो वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। वही रेकरिंग में रहता या फिर डॉट डॉट नहीं रहता तो परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे 97 देखिए 1.05 क्या है, इसमें रेकरिंग डॉट डॉट आगे तक नहीं है, मतलब ये क्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या। अब देखिए पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। विषम संख्याओं का योगफल होता है n², ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों, अगर समझ में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।